जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब हम जीके का आपको क्रैश कोर्स लेके आए हैं, क्योंकि जीके में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते आपके लिए जीके का ऐसा कोर्स लेके आए हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, पर एचपी टेट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, उनके झांसे में मत आना, आपको जीके अच्छे से ही पढ़नी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश का इतिहास, जिसमें हम आधुनिक इतिहास भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ेंगे और पिछला जो प्री हिस्ट्री पीरियड जो होता है वो उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि आज हमारा डे 1 है। तो और इतिहास भी हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा बड़ा है और काफ़ी क्वेश्चन इसमें पेपर में देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे एलटी का दे लो, चाहे नॉन मेडिकल दे लो, मेडिकल दे लो और आर्ट्स दे लो, किसी भी एचपी टेट में आपको जीके पोर्शन आपको करना ही पड़ेगा। और ये वीडियोस आपके लिए ऐसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का इतिहास, जिसमें हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना विवरण किसने किया था? तो ये किया था हमारे पास टॉलमी ने। किसने किया था? टॉलमी ने हमारे पास सबसे पहले पुराना विवरण बताया था हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सबसे पहले मूल निवासी थे, मूल निवासी मतलब जो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में रहते थे, तो वो कौन सी सभ्यता थी और कौन सी जात के रहते थे? तो वो सबसे पहले हमारे हिमाचल प्रदेश में कोल वंश, या हम कोल निवासी भी इनको बोलते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किसको कहा जाता है? कोलों को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी कहा जाता है। लोग कई बार इनको लोग मुंडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद काल में हिमाचल प्रदेश के निवासियों को, ऋग्वेद काल में दोस्तों ध्यान से सुनना, ऋग्वेद काल में हिमाचल प्रदेश के निवासियों को दस्यु निषाद के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, वेदों के अनुसार उनका राजा कौन होता था? शंबर होता था। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन थे दोस्तों? कोल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी माने जाते हैं। ठीक है, और वेदों के अनुसार उनका राजा कौन था दोस्तों? शंबर उनका राजा था। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट। दूसरी जाति हिमाचल प्रदेश में आई थी, उनको बोलते हैं हम किरात। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किरात पहली, सबसे पहले कौन सी थी? कोल। दूसरी कौन सी दोस्तों? किरात। ठीक है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश की दूसरी जाति थी। ठीक है, और इनको दोस्तों हमारे ऋषि विशिष्ट ने इन्हें शीशन देव भी कहा था। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है। तो हम एचपी टेट के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी जाति कौन सी? किरात। और किरातों को हमेशा भोट भी बोला जाता था। ठीक है, किरातों को क्या बोला जाता था? भोट भी बोला जाता था। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाभारत में किरातों को हिमालय का निवासी कहा गया है दोस्तों। इसमें यही डिफरेंस कि यहाँ पे ऋग्वेद काल में हिमालय के निवासी कौन था? दस्यु और निषाद। और महाभारत काल में हिमालय के निवासी कौन होते थे? किरात होते थे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें मेन है। ऋग्वेद काल में दस्यु और निषाद होते थे, और महाभारत काल में कौन हिमालय के निवासी होते थे? हमारे पास किरात होते थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, नाग जो थे वो मंडी में पाए जाते थे, और मंडी में पंचवक्त्रा शिव मंदिर भी है। नागों का मंदिर जो है वो मंडी के पंचवक्त्रा शिव मंदिर भी है। ठीक है, तीसरी जाति थी खस जाति। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी जाति कौन सी थी? खस जाति थी। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली ये तीसरी जाति थी। इनके सरदारों को मवाना भी कहा जाता था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और युद्ध में ये निपुण होते थे। इनको क्षत्रिय भी कहा जाता था। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे टेट ऑफ पॉइंट से। ठीक है, आपको याद होना चाहिए पहली कौन सी थी दोस्तों? कोल। दूसरी कौन सी थी? किरात। किरातों को हम भोटो भी बोल लेते थे। ठीक है, तीसरी जाति कौन सी थी हमारे पास? खस तीसरी जाति थी। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के अनुसार कोल वंश और दस्यु के राजा, दस्यु का राजा कौन होता था दोस्तों? अभी हमने पढ़ा, शंभर। ठीक है, और आर्य का राजा दिवोदास के बीच 40 साल तक युद्ध चला था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे पूछ देते हैं कि ये हमारे पास दस्यु और
दिवोदास के बीच कितने साल तक युद्ध चला था? तो ये चला था हमारे पास 40 साल तक युद्ध चला था, ठीक है, जिसमें हमारे पास जीत किसकी हुई थी? राजा दिवोदास की जीत हुई थी, ठीक है। ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसकी जीत हुई थी? राजा दिवोदास की जीत हुई थी, ठीक है। और इसमें जो राजा शंभर मरा था वो मरा था हमारे पास उद्ब्रज नामक स्थान पर मरा था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एचपी टैट के हिसाब से, पर अगर आपने कोई भी पंचायत सेक्रेटरी वगैरह का पेपर देना हो, क्लर्क का पेपर देना हो, तो वहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, ऋग्वेद के अनुसार कोल वंश का राजा कौन होता था? दस्यु, ठीक है। और आर्य के अनुसार दिवोदास होता था। उनके बीच कितने साल तक युद्ध चला था? 40 साल तक हमारे पास युद्ध चला था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? राजा दिवोदास की जीत हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। वैदिक काल में इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बढ़ते हम 10 में। वैदिक काल में जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही करवाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाए याद करने को, पढ़ने को। तो इसी को देख के हम जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। ये हमारे पास सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसको अपने पास लिख लिए, नहीं तो आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वैदिक काल में हमारे पास सिरमौर में रेणुका झील थी, वो किससे संबंध रखते थे? वो रखते थे दोस्तों जमदग्नि ऋषि और परशुराम के बीच इसका संबंध होता है। सिरमौर में जो रेणुका झील है उसका संबंध किससे? जमदग्नि ऋषि और परशुराम के बीच इनका संबंध है। परशुराम के पिता कौन होते थे दोस्तों? जमदग्नि ऋषि होते थे, ठीक है। मणिकर्ण जो कुल्लू में है हमारे पास, वो किससे संबंध रखते हैं? वो रखते हैं हमारे पास ऋषि वशिष्ठ से संबंध रखते हैं। ब्यास गुफा जो बिलासपुर में, वो किससे संबंध रखते हैं? हमारे पास ब्यास ऋषि से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाटकोटी मंदिर जो शिमला में है, हाटकोटी मंदिर आप सभी ने सुना होगा, कहाँ है? शिमला में। वो किससे संबंध रखते हैं? हमारे पास पांडवों से संबंध रखते हैं। और मंडी का संबंध किससे दोस्तों? मांडव्य ऋषि से संबंध रखता है मंडी हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिरमौर का रेणुका झील है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मणिकर्ण किससे संबंध रखते थे? ऋषि वशिष्ठ रखते थे। हाटकोटी इंपॉर्टेंट है और मंडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसका मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 4 जनपद होते थे, ठीक है, 4 जनपद होते थे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जनपदों को हमेशा आयुधजीवी भी बोला जाता था। वैसे टैट में तो इससे कोई क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है कोई आएगा, क्योंकि इतना डीप नहीं पूछते हमारे टैट में, ठीक है। पर हिमाचल प्रदेश में कितने जनपद होते थे दोस्तों? 4 जनपद होते थे, ठीक है। अब मैं चारों जनपद के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला जनपद है हमारे पास औडुंबर, ठीक है। महाभारत के अनुसार औडुंबर जो होते थे वो ऋषि विश्वामित्र के वंशज होते थे। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, किसके वंशज होते थे? ऋषि विश्वामित्र के वंशज होते थे, ठीक है। कौन दोस्तों? औडुंबर। कितने जनपद है हमारे पास? 4 जनपद है। कितनी हमारे पास जात थी जो हिमाचल प्रदेश में निवास करती थी? 3 होती थी। कौन कौन सी? कोल, किरात और तीसरी कौन सी थी हमारे पास? खस, ठीक है। और किस किस के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों? जो अभी तक हमने पढ़ा, दिवोदास और शांभर के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें शांभर हार चुका था और दिवोदास जीत गया था। कितने साल तक युद्ध हुआ दोस्तों? 40 साल तक युद्ध होता था, ठीक है। जनपद कितने हमारे पास? 4, जिसमें हमारा पहला जनपद कौन सा दोस्तों? औडुंबर है, जो किससे संबंध रखते हैं हमारे पास? ऋषि विश्वामित्र से संबंध रखते हैं, ठीक है। इनके दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इनके सिक्के कहाँ पाए गए हैं? तो इनके सिक्के पाए गए हैं पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर में इनके सिक्के पाए गए हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर में इनके सिक्के पाए जाते हैं, ठीक है। इनके सिक्कों में ब्राह्मी और ख्रोष्टी भाषा में लिखा होता था। इनके सिक्के किसके होते थे? चांदी और तांबे के होते थे, ठीक है। और इनके सिक्कों में एक और दोस्तों महादेव भी लिखा जाता था। क्या दोस्तों? महादेव लिखा जाता था, ठीक है। और सिक्कों में एक नंदी बैल और त्रिशूल की तस्वीर होती थी, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। औडुंबर किससे संबंध रखते थे? विश्वामित्र से संबंध रखते थे। इनके सिक्के कहाँ पाए गए? पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर में पाए गए। सिक्कों में इनके क्या बना था दोस्तों? नंदी बैल और त्रिशूल बना होता था, ठीक है। इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन था, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें। कौन कौन सी? विश्वामित्र, सिक्के कहाँ पाए गए इनके, और तीसरा सिक्कों में नंदी बैल और त्रिशूल की तस्वीर थी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है त्रिशूल और नंदी बैल किस जनपद के सिक्कों में पाई जाती थी? तो औडुंबर जनपद के सिक्कों में पाई जाती थी। अब पढ़ने वाले हम त्रिगत। त्रिगत के नाम से आपने दोस्तों बहुत सुना होगा, ठीक है। ये 8वीं और 9वीं
पूर्व ये किसने बसाया था? त्रिगत को बसाया था सुशर्मा चंद्र द्वारा बसाया गया था। ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, त्रिगत को किसने बसाया था? सुशर्मा चंद्र द्वारा बसाया गया है। ठीक है, जो सुशर्मा चंद्र थे, इन्होंने महाभारत में कौरवों की मदद की थी दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो जो हमारे पास सुशर्मा चंद्र थे, वो वास्तविक वैसे तो मुल्तान पाकिस्तान के बताए जाते थे, पर इन्होंने इन्होंने महाभारत में किसका साथ दिया था? कौरवों की सहायता की थी, और सुशर्मा चंद्र ने ही त्रिगत को बसाया था। ठीक है, इसकी और इस त्रिगत को हम जालंधर के नाम से भी जानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिगत को किस नाम से जाना जाता है? जालंधर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जालंधर का मतलब होता है प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, और दोस्तों इसमें इन्होंने नगरोट का किला सुना होगा आपने, कांगड़ा में एक किला नगरोट किला। ठीक है, तो वो भी किसने बसाया था? हमारे पास सुशर्मा चंद्र ने बसाया था, जो कि किस जनपद के थे? त्रिगत जनपद के थे। इनकी 3 नदी है, कांगड़ा में 3 नदी है, कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलुज ही इसकी मेन 3 मुख्य नदियाँ थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें? त्रिगत को किसने बसाया था? सुशर्मा चंद्र द्वारा बसाया गया था, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। सुशर्मा चंद्र द्वारा ने किसकी सहायता की थी महाभारत में? कौरवों की सहायता की थी, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और त्रिगत का दूसरा नाम क्या है? जालंधर है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। हाँ, जो हमारे पास 4 जनपद से सबसे पुराना जनपद भी हमारे को किसको कहा जाता है? त्रिगत को कहा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसको कहा जाता है? त्रिगत को कहा जाता है। किसको? सबसे हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जनपद किसको कहा जाता है? त्रिगत को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुल्लूत। ठीक है, जो सबसे पहला था दोस्तों, किसको कहा गया? त्रिगत को कहा गया। सबसे पहला किसको कहा गया? जनपद त्रिगत को कहा गया था। दूसरा कहा गया कुल्लूत को। दूसरा किसको कहा गया? कुल्लूत को कहा गया है। ठीक है, तो ये दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें ये कुल्लूत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विहंग मणिपाल ने, ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। कुल्लूत रियासत की स्थापना किसने की थी? विहंग मणिपाल ने की थी, विहंग मणिपाल ने की थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हैं। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल जरूर रिएक्ट करें दोस्तों। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो बढ़ते हैं हम हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है, इसकी सबसे पहली कुल्लूत की सबसे पहली राजधानी कौन सी होती थी? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जगत सुख इसकी सबसे पहली राजधानी होती थी। कुल्लूत की सबसे पहली राजधानी कौन सी होती थी? जगत सुख होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद नग्गर हुई, फिर उसके बाद सुल्तान, अंत में सुल्तान हुई। ठीक है, तो सबसे पहली ही पूछते हैं, वैसे तो मेन इसमें यही है, कुल्लूत की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? जगत सुख थी। तो ये इंपॉर्टेंट भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कुल्लूत में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कुल्लू की स्थापना किसने की थी? विहंग मणिपाल ने की थी। ठीक है, इसकी पहली राजधानी क्या थी? जगत सुख थी। बस इतना ही दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत है। तीसरा हमारे पास कुलिंद। ठीक है, तो कुलिंद हमारे पास जो मौर्य काल में सिरमौर के लोगों को भी कहा जाता, सिरमौर्य भी इनको कहा जाता था, मेनली सिरमौर्य, कुलिंद वालों को सिरमौर्य भी कहा जाता था मौर्य काल में। ठीक है, अब इन्हें कनैत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके सिक्के कहाँ मिले? इसके सिक्के मिले थे हमारे पास अंबाला और सहारनपुर में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके सिक्के कहाँ मिले थे? हमारे पास अंबाला और सहारनपुर में इनके सिक्के मिले थे। ठीक है, और इन सिक्कों पे क्या लिखा होता था? अमोधभूति लिखा होता था दोस्तों। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनकी सिक्कों पे क्या लिखा होता था? अमोधभूति लिखा होता था, अमोधभूति दोस्तों, क्या लिखा होता था? अमोधभूति लिखा होता था। तो तीसरी कौन सी थी हमारे पास? कुलिंद थी। ठीक है, कुलिंद, अर्जुन ने कुलिंद लोगों पर विजय प्राप्त की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुलिंद लोगों पर किसने विजय प्राप्त की थी? अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। कुलिंद कहाँ के रहने वाले होते थे? सिरमौर, शिमला और अंबाला के रहने वाले होते थे मैक्सिमम। ठीक है, और इनकी जो सिक्के होते थे तांबे और चांदी के होते थे। तांबे जो प्राकृतिक भाषा में लिखा होता था, और जो चांदी में होता था ब्राह्मी में लिखा होता था। ठीक है,
तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि कुलिंद को सिरमौर्य भी कहा जाता है। इनके सिक्के कहाँ मिले? अंबाला और सहारनपुर में मिले। तो हमारे चारों जनपद यहाँ पे ख़त्म हो गए। ठीक है, अब हम मौर्य काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, क्या ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 में आक्रमण किया था। पर जब ये हिमाचल में आक्रमण करने आया था तो ये ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम बरसात थी, और बरसात में आपको पता है हिमाचल की नदी है किस पे होती है दोस्तों? उफान में होती है। हिमाचल की नदी कहाँ होती है? उफान में होती है बरसात में। तो इसलिए सिकंदर हमारे पास ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, इसलिए हिमाचल पे सिकंदर ने आक्रमण नहीं किया। और भारत पे कब आक्रमण किया था इसने? 326 में किया था। ठीक है, इसके सेनापति का नाम कोइनस था। तो इसमें इतना इतना सेनापति तक तो नहीं पूछेंगे, पर ये पूछ सकते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 में किया था। और ये हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं आक्रमण कर पाया था? कौन सी नदी को ये पार नहीं कर पाया था? तो कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया था? ये ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। तो नेक्स्ट हमारे पास मौर्य काल। मौर्य काल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट तो दोस्तों कुलिंद जो अभी पढ़ा हमने, तो इन्होंने मौर्य कुलिंद वालों का नाम क्या दे दिया था? इसने सिरमौर्य दे दिया था। अभी अभी मैंने आपको बताया। और कुलिंद वाले कहाँ के रहने वाले होते थे? मेनली सिरमौर। कहाँ कहाँ के दोस्तों? अभी अभी बताया मैंने, सिरमौर, दोस्तों शिमला, सिरमौर, शिमला, और दोस्तों कहाँ के? सिरमौर, शिमला और अंबाला के रहने वाले होते थे। ठीक है, मौर्य काल का नेतृत्व किसने किया था? मझिबा ने किया था। अशोक के 4 बुद्ध भिक्षुओं को हिमाचल का क्षेत्र में भी मौर्य काल ने ही भेजा था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये मौर्य काल की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कुलिंद राज्य में मौर्य काल को सिरमौर्य कहा जाता था। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। कुषाण वंश भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुप्त काल व हिमालय, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्त काल की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। इसकी पहली राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, गुप्त काल का सबसे महान राजा कौन होता था? समुद्रगुप्त होता था। और भारत का नेपोलियन भी किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का कविराज भी किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये कब की बात कर रहे हैं हम? 4वीं शताब्दी की बात कर रही है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? गुप्त काल की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। राजधानी इसकी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। महान राजा कौन होता था गुप्त काल का? समुद्रगुप्त होता था, जिसको हम भारत का क्या बोलते हैं दोस्तों? नेपोलियन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का कविराज भी किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। इन्होंने कुलिंद योद्धाओं और अर्जुनों को हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अब जो दोस्तों हमने पहला जो हमने सबसे पहला जनपद तो त्रिकत था, पर जो हमने अभी पढ़ा सबसे पहला जनपद वो कौन सा था? औडुंबर। ठीक है, जिसका अंत कहाँ हो गया दोस्तों? 4वीं शताब्दी में औडुंबर वालों का अंत होना शुरू हो गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्लर्क या तुम्हारे जितने भी बड़े टेस्ट होते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गुप्त काल का जैसे ही हमारा ख़त्म होना शुरू हो गया, वैसी वैसी ना हिमाचल प्रदेश में ना राज्य रियासतें बननी शुरू हो गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नई नई शक्तियाँ निकलनी, नई नई शक्तियों को उभरती हुई सामने आ रही थी जैसे जैसे हमारा गुप्त वंश खत्म होता है। ठीक है, तो वो शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? जैसे बुशहर रियासत की स्थापना शुरू हो गई थी, सिरमौर रियासत की स्थापना शुरू हो गई थी, चंबा रियासत की स्थापना शुरू हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें कब? जब गुप्त वंश का अंत हो रहा था, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि अपने अपने दोस्तों राजा बनने शुरू हो गए थे, जिसमें हमारे पास बुशहर, सिरमौर और हिमाचल प्रदेश में कौन से? चंबा की नई नई शक्तियाँ उभरती या नई नई रियासतें उभरती सामने आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हुण वंश। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हुण वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कौन उनका मेन राजा होता था? तोरमाणा। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तोरमाणा उसका राजा होता था। ये हाई कोर्ट के क्लर्क में पूछा था कि कहाँ पूछा था, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो हमारे पास हमारे हिमाचल प्रदेश में गुज्जर और गादी होते हैं, गादी तो आपने सुना होगा दोस्तों, गुज्जर और गादी, गद्दी लिखा मैंने यहाँ पे गादी, वो अपने आप को हुण वंश के वंशज मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में गुज्जर और गादी पाए जाते हैं वो किस वंश से संबंध रखते हैं? वो रखते हैं हमारे पास हुण वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसमें बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। आज हम हिमाचल प्रदेश का सारा इतिहास खत्म कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों एक छोटा सा दिल जरूर रिएक्ट कर दे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल जरूर रिएक्ट कर दे, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल है जो आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आप 300-400 क्वेश्चन भी एक साथ नहीं रट सकते, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा बेसिक हिमाचल प्रदेश का आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से अच्छा कि आप थोड़ा सा कंटेंट पढ़ लो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम 12 या 15 दिनों में हम हिमाचल प्रदेश आपको एचपी टेट लाइक कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। इसने भारत पर, हिमाचल प्रदेश पर 17 बार आक्रमण किए थे दोस्तों। कितनी बार आक्रमण किए थे ये पूछ लेते। 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें कांगड़ा में इसने कितनी बार आक्रमण किए थे? 1009। ने कांगड़ा में कब आक्रमण किया था? इसने 1009 में आक्रमण किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। कांगड़ा पे कौन सा किला दोस्तों? नगरकोट किला होगा, आपने सुन रखा होगा। कांगड़ा पे कौन सा किला? नगरकोट किला पे इसने आक्रमण किया था। वहां पर ब्रिजेश्वरी मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रिजेश्वरी मंदिर को किसने नष्ट किया? महमूद गजनवी ने नष्ट किया। महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया? 1009 में आक्रमण किया, ठीक है। कांगड़ा पर कहाँ आक्रमण किया? नगरकोट में आक्रमण किया। तो उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन होता था दोस्तों? जगदीश चंद्र। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस टाइम कांगड़ा का शासक कौन होता था? कौन होता था दोस्तों? जगदीश चंद्र होता था। इसको अपने पास लिख ले, ठीक है। अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे इंपॉर्टेंट का तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब 1009 से लेके 1043 तक ये किसके, जो कांगड़ा का किला था नगरोट किला, वो किसके कब्जे में रहा? मोहम्मद गजनवी के कब्जे में रहा, ठीक है। जो जगदीश चंद्र का एक लड़का होता था आनंदपाल, ठीक है, उसने मोहम्मद गजनवी से लड़ा था, परंतु उसके जो कुछ हाथी थे वो वहाँ से भाग गए थे, जिससे वो मोहम्मद गजनवी से हरा दिया था, गजनवी से हार गया था। वरना इसने आनंद, जो जगदीश चंद्र का लड़का होता था आनंदपाल, इसने गजनवी को भी हरा ही दिया था, परंतु इसके हाथियों ने क्या कर दिया? धोखा दे दिया था। तो ये एचपी टाइट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो महमूद गजनवी 1043 तक नगरोट किला तुर्कों के कब्जों में रहा था। अच्छा, तुर्क वंश हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तुर्क वंश में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा हमने? महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश में सबसे पहले आक्रमण किया था हमारे पास फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। उसने पृथ्वी चंद को पराजित किया था, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट है। जो कांगड़ा के, अब दोस्तों हम मेनली इसमें कांगड़ा का ही है, ठीक है। कांगड़ा पे किसने आक्रमण किया, ठीक है। तो कांगड़ा में जब किसने अटैक किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये इसमें इम्पोर्टेंट है। कांगड़ा के नगरोट किला पे किसने आक्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। और उस टाइम शासक कौन होता था? रूपचंद होता था, ठीक है। कौन होता था दोस्तों? रूपचंद होता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नगरोट का नाम इसने बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नगरोट का नाम बदलकर क्या कर दिया था इसने? मोहम्मदाबाद कर दिया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर को भी नष्ट किया था। ज्वालामुखी मंदिर में 1300 हिंदू किताबें थी, जिसको फारसी में इसने चेंज कर दिया था। जो हिंदू किताबें संस्कृत में थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? फारसी ने कन्वर्ट कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फारसी में जिसने कन्वर्ट किया उसका नाम क्या था दोस्तों? खालिद खानी था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एचपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हिस्ट्री से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या इंपॉर्टेंट इसमें? फिरोज शाह तुगलक ने 1361 में, कितने में? 1361 में कहाँ पे अटैक किया था? नगरोटा के, कांगड़ा के नगरोटा पे अटैक किया था। उस टाइम शासक कौन होता था? रूपचंद होता था, ठीक है। और इसने नगरोटा का नाम बदल कर क्या कर दिया था? मोहम्मदाबाद कर दिया था, ठीक है। तो इसने किस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी? ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें 1300 हिंदू किताबें जो थी, कितनी? 1300 हिंदू किताबों को इसने कन्वर्ट कर दिया था, किसमें? फारसी में। और जिसने कन्वर्ट किया था उसका नाम क्या था दोस्तों? खालिद खानी था। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट तैमूर की तरफ। तैमूर ने कब आक्रमण किया था? 1398 में आक्रमण किया था। जिस टाइम इसने कांगड़ा पे अटैक किया था उस टाइम उधर का राजा कौन होता था?
चंद होता था। तो इसमें यही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एचपी टाटा पॉइंट व्यू से यही इम्पोर्टेंट है। अगला मुगल लोग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, तो मुगल वाले हम अटैक भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अटैक किया था बाबर ने कांगड़ा पर। कहाँ पर किसने अटैक किया था? बाबर ने। क्योंकि कांगड़ा हमारे पास उस टाइम सबसे बड़ी रियासत भी होती थी, और कांगड़ा हमारे पास सबसे बड़ा भी, अभी भी हमारे पास सबसे बड़ा क्या है? कांगड़ा ही है। तो वहाँ पर कांगड़ा सबसे पहला अटैक हमेशा कहाँ होता था? जहाँ जो सबसे बड़ी रियासत होती थी। तो बाबर ने अटैक किया था कांगड़ा पर ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अकबर वाला, ठीक है। अकबर ने भी अटैक किया था कांगड़ा पर। उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन होता था? जयचंद होता था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एचपी टेस्ट से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा अकबर होता था कांगड़ा का, अकबर ने कब अटैक किया था कांगड़ा पर? ये किया था लगभग 1572 या 1570 के आसपास अटैक किया था। किसने? अकबर ने, ठीक है। कहाँ पर? कांगड़ा पर, ठीक है। उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन होता था? जयचंद होता था। ये इंपॉर्टेंट है, उस टाइम कांगड़ा का राजा क्या होता था? जयचंद होता था, ठीक है। तो और उसने क्या, जयचंद को क्या बना दिया था? उसने बंधक बना दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कांगड़ा का राजा होता था जयचंद, ठीक है, उसको किसने बंधक बना दिया था? अकबर ने बंधक बना दिया था विद दी हेल्प ऑफ। किसकी हेल्प ली थी उसने? राजा रामचंद्र की हेल्प ली थी। किसको बंधक बनाने के लिए? राजा जयचंद को बंधक बनाने के लिए। परंतु जो राजा जयचंद का एक लड़का होता था, ठीक है, विधि चंद। तो राजा जयचंद का एक लड़का होता था, कौन? विधि चंद, जिसने अकबर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको भी पूछ देते हैं, ठीक है, ये पूछ देते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि अकबर के टाइम कांगड़ा का राजा क्या था? जयचंद था, ठीक है। और जयचंद को बंधक बनाने के लिए किसने सहायता की थी? राजा रामचंद्र ने सहायता की थी, जो कि गुलेर के राजा होते थे उस टाइम, ठीक है। जयचंद का एक लड़का होता था जिसने अकबर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विधि चंद उसका नाम होता था, ठीक है। और अकबर ने 1572 में क्षेत्र को अपने अधीन में कर लिया था, कांगड़ा क्षेत्र को। दोस्तों अभी नगरोटा किला की बात नहीं हो रही, ठीक है। कांगड़ा क्षेत्र को उसने अपने अधीन कर दिया था, जो कि उसने बीरबल को जागीर के रूप में दे दिया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अकबर के टाइम हुआ उसका बीरबल बीरबल होता था, ठीक। अकबर के टाइम कौन होता था? बीरबल होता था। बीरबल को उसने जो कांगड़ा अपने कब्जे में लिया था, वो 1572 में एक जागीर के रूप में दे दिया था कि बीरबल आपको हमारी तरफ से ये क्या रहा? गिफ्ट रहा, ठीक है। ऐसा किसने दिया था? अकबर ने दिया था, ठीक है। किसको? बीरबल को। तो बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक और बात आपको इसमें इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने कांगड़ा किला पर विजय नहीं प्राप्त की थी। ये इसमें इम्पोर्टेंट है, अकबर ने कांगड़ा किला पर विजय नहीं प्राप्त की है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम उसका एक सीन हो गया था, क्योंकि पंजाब में उस टाइम लड़ाई चली हुई थी। तो जिसका उसका एक भाई होता था हुसैन मिर्जा, ठीक है, वो वहाँ पर फंस गया था, तो इसलिए उसको बचाने के लिए वो वापस हट गया था। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अकबर ने जब वो वहाँ से गया तो टोडरमल को घाटी के 66 गांव, कांगड़ा के 66 गांव और एक चंबा का गांव होता था रिहलू, उसको अपने कब्जे में कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर ने चंबा के किस गांव को अपने कब्जे में कर लिया था या अधिग्रहण कर लिया था। तो किसको कर लिया था? चंबा का एक गांव होता था रिहलू, उसको अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो विधि चंद होता है दोस्तों, विधि चंद के बारे में भी मैंने आपको बताया। जो आगे किसका लड़का होता था? विधि चंद। जयचंद का लड़का होता था विधि चंद। किसका लड़का होता था दोस्तों? अभी हमने पढ़ा, जयचंद का लड़का कौन होता था? विधि चंद होता था। तो विधि चंद का भी एक और लड़का होता था आगे, त्रिलोक चंद। इसने अपने पुत्र को मुगल दरबार में बंदी छोड़ दिया था, बोल दिया था उनको कि आप इसको बांध लो, मेरे लड़के को आप अपने पास ही रखो, उसको कैद कर लो। तो ऐसा किसने किया था? विधि चंद ने किया था अपने लड़के को, और उस लड़के का नाम क्या था? त्रिलोक चंद था दोस्तों। ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। त्रिलोक चंद था, जो कि इसने विधि चंद ने क्या किया था? अपने लड़के को बंदी बना दिया था मुगल दरबार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जहांगीर, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कांगड़ा पर विजय प्राप्त की वो की थी जहांगीर ने, ठीक है। ना अकबर कर पाया था, ना आपका
बाबर कर पाया था। सिर्फ कांगड़ा के जो नगरोटा किला है उस पर विजय प्राप्त की थी सिर्फ जहांगीर ने। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये की थी 1620 में, ठीक है। तो इसकी कहानी हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जहांगीर ने बोला अपने बंदे को कि मुर्तज़ा खान और नूरपुर का एक राजा होता था सूरजमल, उसको बोला कि तू वहाँ पे जा और नगरोटा का किला जीत के आ। तो बेचारे वो दोनों गए। अब उनके बीच ही लड़ाई होगी, किस किस के बीच, मुर्तज़ा खान और नूरपुर का राजा कौन था, सूरजमहल, ठीक है। उनके बीच क्या होगी, लड़ाई होगी, ठीक है। तो जहांगीर ने बोला कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बस से बाहर है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने फिर से क्या किया, उसने बोला कि सूरजमहल को कि तुम भी मेरे साथ चलो, और साथ में उसने अपने साथ एक और बंदे को भेजा जिसका नाम था मोहम्मद ताकी को, ठीक है। तब उन दोनों को उन्होंने फिर से भेजा, तो उनके बीच उन्होंने क्या हो गया, अब सूरजमल के बीच खोट आ गया, ठीक है। सूरजमल ने बोला कि साला मदद तो काम तो मैं करूँ सारा, और क्रेडिट ले जाए हमारे जहांगीर साहब जी। तो सूरजमल ने बोला कि नहीं नहीं, अब उन दोनों ने आपस में लड़ाई हुई, इसने मोहम्मद ताकी को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। मार दिया चाहे वापस भेज दिया, कुछ उनके बीच झगड़ा हो गया, ठीक है। अब सूरजमल ने बोला कि मैं अब इस कांगड़ा किला को मैं ही अकेला जीतूंगा। अब ठहरा जहांगीर, जहांगीर तो तब खतरनाक बंदा होता था, ठीक है। तो जहांगीर ने क्या बोला, जहांगीर ने बोला कि रुक तू, तेरे को मैं बताता हूँ। तो जहांगीर ने क्या किया, सूरजमहल के भाई को ही, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूरजमहल के ही भाई को, जिसका नाम था जगत सिंह, जिसका नाम क्या था, जगत सिंह। तो सूरजमहल के भाई को ही बोल दिया कि तू सूरजमहल को रोक दे, ठीक है। और साथ में हमेशा अपना एक बंदा देखता था, रखता था, ताकि वहाँ पर जाके फिर से कुछ लड़ाई लड़ुई ना हो जाए। तो इसने साथ में किसको भेजा, रियान दास को भेजा था साथ में। रियान प्रयाग तो सुना होगा आपने दोस्तों, आईपीएल वाला। वैसे रियान दास को उसने क्या भेजा था, साथ भेजा था। किसके साथ भेजा था, जगत सिंह के साथ भेजा था, ठीक है। किसको रोकने के लिए भेजा था, सूरजमल को रोकने के लिए भेजा था। और बेचारे जगत सिंह और रियान दास ने ही हमारे पास नगरोटा किला पर या कांगड़ा किला पर अधिकार कर लिया था, कितने पे, 1620 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन 1620 में कांगड़ा किला पर अधिकार कर लिया था। अब जब कांगड़ा किला पे अधिकार कर लिया, तो अब उसमें बोला गया कि कांगड़ा किला का जो गवर्नर नियुक्त किया गया, वो किया गया, पहला गवर्नर नवाब अली खान को गवर्नर नियुक्त किया गया। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नवाब अली खान को क्या वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब 1620 में ही हमारे ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 20 नवंबर 1620 को ऑफिशियली हमारे पास जो कांगड़ा का किला था वो किसके कब्जे में आ गया था, जहांगीर के कब्जे में आ गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब उसी टाइम जब जहांगीर अपनी नूरजहां के साथ, जी भाई अब तो हिमाचल की वादियों में सब पसंद करते घूमना, इसलिए 1620 में जब हो गया तो 22 में जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा आए थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। इसी बीच आपका इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि उसी टाइम नदौन की लड़ाई भी चली थी, जो कि बिलासपुर के राजा और भीमचंद, बिलासपुर के राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह उनकी सहायता कर रहे थे। और साथ में किसके बीच चली थी, तो दोस्तों नदौन की लड़ाई चली थी हमारे पास बिलासपुर के राजा और मुगलों के अलीफ खान के बीच चली थी, जो कि हमारा वहाँ का गवर्नर होता है। जैसे नवाब अली खान होते थे, हर एक साल बाद वहाँ का गवर्नर अलग हो जाता था। तो जब वहाँ पर गवर्नर बना अलीफ खान, ठीक है, तो आलिफ खान और राजा भीमचंद के बीच लड़ाई हुई थी, जिसको हम नदौन की लड़ाई भी के नाम से फेमस है वो। और राजा भीमचंद की मदद किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने मदद की थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजा भीम सिंह की मदद किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। उसको हम बोलते हैं नदौन की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, अलीफ खान और भीमचंद के बीच हुई थी, ठीक है। जिसमें भीमचंद तो जीतने थे, क्योंकि उनकी मदद किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो कांगड़ा किला का, अब जो कांगड़ा किला कब जीता था, 1620 तक जीता था, ठीक है। अब ये कब तक मुगलों के अधीन रहा, ये रहा 1740 तक हमारे मुगलों के अधीन रहा था। ये लगभग हमारे पास 120 साल ये मुगलों के अधीन रहा था, ठीक है। जिसमें लास्ट गवर्नर कौन था, हमारे सैफ अली खान जी, ये तो भी याद रहेंगे आपको, ठीक है। वो वाले सैफ अली खान मत सोच लेना, ठीक है। एक वहाँ का लास्ट गवर्नर कौन था, कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बोलते हैं जिसको हम, वो कौन था, हमारे पास सैफ अली खान था। कब तक था, 1740 तक। और जीता किसने था कांगड़ा किला, जहांगीर ने जीता था। कब जीता था, 1620 में जीता था। और 1622 में बेचारे घूमने भी आ गए थे, कौन कौन, नूरजहां और जहांगीर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट।
ठीक है। हाँ, अब ये इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको ये है कि जो अब कांगड़ा का सबसे खतरनाक राजा किसको माना गया, आपने सुना होगा संसार चंद को माना गया है। किसको? संसार चंद को माना गया था। तो 1720 तक, तो 1740 तक किसके हाथ में था? मुगलों के अधीन था। अब 1787 तक, 1787 पे वो किसके कब्जे में आ गया था? संसार चंद के कब्जे में आ गया था। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। संसार चंद के किस में आ गया था? कब्जे में आ गया था। कब? 1787 में। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, सिख और गुरु के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। छठवें गुरु का नाम हमारे पास हरि गोविंद था, जिसने बिलासपुर के राजा को तोहफे में कीरतपुर की जमीन दे दी थी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे पास कीरतपुर बना है बिलासपुर में, ठीक है, उसको जमीन किसने दी थी? छठवें गुरु हरि गोविंद जी ने दी थी। ठीक है, और जो हमारे पास नवे गुरु थे, ठीक है, तेज बहादुर जी, ठीक है, उन्होंने आनंदपुर साहिबा का निर्माण किया था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नवे गुरु थे। नवे गुरु कौन थे हमारे? गुरु तेज बहादुर जी। ठीक है, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? आनंदपुर साहिबा की स्थापना की थी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 10वें गुरु हमारे कौन होते थे? गुरु गोविंद सिंह होते थे, जिन्होंने 13 अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिबा में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं दोस्तों। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं संसार चंद के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो संसार चंद के बारे में हम पढ़ेंगे। संसार चंद ने कांगड़ा का किला कब ले लिया था अपने कब्जे में? 1787 में ले लिया था। 1787 में संसार चंद हमारे कांगड़ा किला का राजा बन चुका था। ठीक है, अब उनकी कुछ लड़ाई चल पड़ी थी। ठीक है, चल पड़ी थी हमारे अमर सिंह थापा ने अब जो संसार चंद होता था और हिंदूर का राजा होता था। कौन? हिंदूर का है, नालागढ़ को बोला जाता है। ठीक है, कौन? ये बड़े खास दोस्त होते थे दोस्तों, बहुत ही पक्के वाले, BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। कौन कौन? हमारे संसार चंद जी और रामसरन जी। रामसरन कहाँ के थे? हमारे नालागढ़ के। ठीक है, हिंदूर के। ये बहुत काफ़ी अच्छे दोस्त होते थे। ठीक है, तो जो नालागढ़ पे अटैक कर दिया था गोरखों ने। गोरखों का राजा कौन होता था? अमर सिंह थापा। कौन होता दोस्तों? अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा ने किस पे राजा कर दिया, किस पे अटैक कर दिया था? हिंदूर पे अटैक कर दिया था। ठीक है, अब इन दोनों के बीच तो पक्की दोस्ती थी। जैसे ही इन दोनों के बीच इसको पता चला संसार चंद को कि अमर सिंह थापा ने कहाँ अटैक किया है? हिंदूर पे अटैक कर दिया है, तो उसने क्या किया? उसने अब बिलासपुर के कहलूर के राजा महानचंद पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, पर उसको दोस्तों जो अमर सिंह थापा को वापस भेज दिया गया था, किस? संसार चंद और रामसरन द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ थोड़े दिनों बाद? अब हिंदूर का जो राजा होते थे रामसरण जी, ये बड़े चालू होते थे। ठीक है, इनको ना मतलब बहुत होता था कि मेरे कब्जे में सब कुछ ही आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? बिलासपुर पे अटैक कर दिया। ठीक है, बिलासपुर के राजा होते थे उस टाइम। बिलासपुर को किस नाम से जाना जाता है? कहलूर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहलूर लिखा है, तो कहलूर के नाम से जाना जाता ना। तो कहलूर पे अटैक कर दिया किसने? राजा रामसरण और संसार चंद ने। उस टाइम राजा कौन होते थे? महान चंद होते थे। कौन होते थे? महान चंद होते थे। अब महान चंद भी बहुत तेज होते थे, क्योंकि राजा हमेशा तेज होते थे। तो उनको पता था कि जो अमर सिंह थापा है वो हारा हुआ था। किससे? अभी अभी रामसरण और इससे संसार चंद थे। तो उसने क्या किया? महान चंद ने क्या किया? उसने फिर से बुला दिया किसको? अमर चंद थापा को। कब? 1804 में। यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अब चली लड़ाई, मोटी बोलते हैं जिसको, किस किस के बीच? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अमर सिंह थापा, ठीक है, और हमारे संसार चंद के बीच लड़ाई हुई। और ये लड़ाई हुई 1804 में बुला लिया था, तो 1805-06 में ये लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, और ये लड़ाई शुरू हुई महल मोरिया नामक स्थान पर। कहाँ पर? महल मोरिया नामक स्थान पर, जो कि अब ये हमीरपुर में है। ठीक है, कहाँ है ये? अब हमीरपुर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार।
तो 4 साल तक ये लड़ाई चलती रही। मतलब कब कब तक, 1805 से रख लो, 1805 से कब तक चलती रही, 4 साल तक, 1809 तक ये लड़ाई चलती रही। किस किस के बीच, अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच चलती रही। अब संसार चंद हारने लग गया, ठीक है, वो अब क्या हो गया, वहाँ पे बंद हो गया, वो अपने किले में बंद हो गया, ठीक है। तो कुछ टाइम वो किले में रहा, तो उसका अनार किले में भी अब कितने टाइम तक रह सकता है, जितना उसका खाने खूने का सामान था वो खत्म हो गया। तो उसने क्या किया, संसार चंद ने क्या किया, वो उसने बोला कि उसने अब, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसने अब सिखों के राजा रणजीत सिंह को क्या कर दिया, बुला दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संसार चंद ने किसको बुलाया, सिखों के राजा रणजीत सिंह को बुलाया, ठीक है। अब इन दोनों, अब रणजीत सिंह ऐसा तो नहीं आ जाएगा कि तू आ जा भाई, तू आ जा मेरी तरफ से लड़, तो ऐसा तो कभी नहीं आएगा रणजीत सिंह। तो ये लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, रणजीत सिंह और, दोस्तों अब इम्पोर्टेंट, दोस्तों पहले सुन लो क्या इम्पोर्टेंट इसमें, कि अब जब संसार चंद ने बोला कि रणजीत सिंह तुम आप हमारी तरफ से लड़ो, तो रणजीत सिंह ने एक संधि रखी, रणजीत सिंह ने एक शर्त रखी कि अगर मैं जीतता हूँ तो आपको मेरे को किला बना देना पड़ेगा, अपना किला देना पड़ेगा। संसार चंद को बोला ऐसा, किसने, रणजीत सिंह ने, ठीक है। तो उस संधि को बोलते हैं हम ज्वालामुखी की संधि, ज्वालामुखी की संधि, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कब हुई थी, 1809 में हुई थी। बात कब की चली है, 1809 के बीच चली है। अभी अमर सिंह थापा को छोड़ दो, ठीक है। अभी तो क्या हुआ, संसार चंद बंद था अपने किले में, तो उसने किसको बुलाया, रणजीत सिंह को बुलाया। तो रणजीत सिंह और किसके बीच हुआ, रणजीत सिंह और हमारे संसार चंद के बीच एक संधि हुई कि आपको मेरे, अगर मैं जीत गया तो आपको मेरे को किला देना पड़ेगा। तो उस संधि का नाम है ज्वालामुखी की संधि, और कब हुई थी, 1809 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच हुई थी। यह इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब संसार रणजीत सिंह ने तो चुपचाप हरा दिया किसको, अमर सिंह थापा को, और अमर सिंह थापा भाग के अर्की चला गया। अर्की का नाम तो आपने सुना होगा, अर्की चल गया, बागल चल गया, जिसको बागल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अमर सिंह थापा को हराया हुआ है, और अमर सिंह थापा कहाँ चल गया, अर्की चल गया, ठीक है। अब वही सीन जो मुगलों ने किया था, मुगलों ने भी अपना गवर्नर नियुक्त किया था, सिखों ने भी वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। तो सिखों का पहला गवर्नर कौन था दोस्तों, देसा सिंह मजीठिया। देसा सिंह मजीठिया हमारा पहला गवर्नर था, किसका, सिखों का। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों 1809 के बाद अर्की को अमर सिंह थापा कहाँ चल गया था, हार के अर्की चला गया था। वहाँ पे अर्की में इसने जगत सिंह, एक राजा होता था, उसको हराया हुआ और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अमर सिंह थापा कहाँ चल गया, अर्की चल गया। अब बस लास्ट पॉइंट रहा इसका, ठीक है। अब हुआ, अब दोस्तों ब्रिटिश भी आ गए थे तब तक, 1815 तक कौन आ गए थे हमारे, 1800 शताब्दी में ब्रिटिश आना शुरू हो गए थे। मतलब 1815 में अब कौन आना शुरू हो गए, ब्रिटिश आना शुरू हो गए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही है, ठीक है। ब्रिटिश के बंदे होते थे, अंग्रेजों की 4 टुकड़ी होती थी, डेविड ऑक्टरलोनी, जनरल ग्लेस्पी, विलियम फेजर और मार्टिन डेल, ठीक है। ये 4 बंदे होते थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं इनके नाम, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना कि इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 1615 में क्या हुआ, 1815 में क्या हुआ, जो डेविड ऑक्टरलनी थे उसने अर्की पर आक्रमण किया, और अर्की में कौन होता था हमारे पास, अमर सिंह थापा होता था। वो भाग के कहाँ चल गया, मुलौना चल गया। मुलौना तो सुना होगा दोस्तों, नालागढ़ में किला, एक मुलौना किला, ठीक है। वहाँ चल गया अमर सिंह थापा, ठीक है। तो वहाँ पर भी दोस्तों फिर से डेविड, अंग्रेज तो आपको पता कैसे होते थे, पीछे पड़ जाते थे, ठीक है। तो डेविड ऑक्टरलनी ने फिर से मुलौना पर अटैक किया, और जहाँ पर सबसे खतरनाक इनका जो हमारे पास गोरखों का राज होता था, सबसे खतरनाक सेनापति, तो वो होता था भक्ति सिंह थापा। कौन होता था, भक्ति सिंह थापा। वहाँ पर उसको मार दिया, भक्ति सिंह थापा को मार दिया। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं इतना डीप नहीं पूछते कभी भी, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट ये एक चीज़ है कि अब जब, क्योंकि मैं स्टोरी की तरह आपको सुना रहा हूँ, तो मेरे को हर चीज़ आपको सुनानी पड़ेगी। अब अमर सिंह थापा को पड़ेगी ज़रूरत जान बचाने की, ठीक है। तो उसने बोला कि हम एक संधि कर लेते हैं आपस में, अंग्रेजों और गोरखों के बीच संधि हुई। पहली संधि किस किस के बीच हुई थी, सिखों के कौन, रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच हुई थी। कब हुई थी, 1809 में हुई थी, जिसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी की संधि, ठीक है। अब 1815 में किसके बीच, गोरखों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोरखों और ब्रिटिशों
गोरखों और ब्रिटिश के बीच संधि हुई थी। ठीक, गोरखा का कौन? अमर सिंह थापा। और ब्रिटिश का कौन? डेविड ऑक्टरलेनी। इनके बीच संधि हुई थी 1815 में, जिसको हम सुगौली की संधि के नाम से भी जाना जाता है। सुगौली की संधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उन्होंने इसकी जान बख्श दी थी, अमर सिंह थापा की जान बख्श दी थी। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, और 1923 में इसको निरंतर शांति और मित्रता की संधि भी माना गया है। नेपाल के बीच भी हुई थी ये। ठीक है, तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है, सुगौली की संधि। ठीक है, और हमारे पास ज्वालामुखी की संधि, संसार चंद कब 1887 में उसने कांगड़ा किला कर लिया था। ठीक है, तो उसकी पहली लड़ाई किसके साथ हुई थी? हमारे साथ अमर सिंह थापा के साथ हुई थी। 1804 या 5 में हुई थी। कहाँ हुई थी? महल मोरी में हुई थी। ठीक है, महल मोरी कहाँ है? अब हमीरपुर में है। ठीक है, 1809 के बीच उसने संसार चंद हारने वाला था अमर सिंह थापा से, तो उसने किसको बुला लिया? सिखों को बुला लिया था। सिखों को किसको बुलाया था? रणजीत सिंह को बुला दिया था। रणजीत सिंह, और उसने रणजीत सिंह ने एक शर्त रखी थी, अगर मैं जीत गया तो तेरे को किला देना पड़ेगा, संसार चंद को बोला था। तो उसी संधि का नाम उन्होंने ज्वालामुखी की संधि बोला था, जो कि 1809 में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद वो अपने रणजीत सिंह जी जीत गए थे, अमर सिंह थापा हार गए थे, वो अर्की भाग गया था। ठीक है, और उसने कांगड़ा का किला ले लिया था। वहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर दिया था, किसको? देसा सिंह मजीठिया को गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो लास्ट में अब 1815 में ब्रिटिश आ गए थे, जिसमें सौगली की संधि इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच हुई थी? अमर सिंह थापा और डेविड ऑक्टरलेनी के बीच हुई थी, या तो गोरखों और ब्रिटिशों के बीच हुई थी। ठीक है, तो आज का इतिहास लगभग आपका खत्म हो गया। अब मेन छावनियाँ पढ़ लेते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाती है। सवाठू तो आपको पता होगा दोस्तों, सवाठू छावनी 1815 में गोरखों की सैनिक छावनी होती थी। ठीक है, ठीक है, और इसको नसीरी रेजिमेंट ने बसाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, वैसे क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कसौली छावनी होती थी। ठीक है, डगशाई ये भी छावनी होती थी, 1842 में अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, 1815 में आ गई थी। ठीक है, जतोग ये भी छावनी होती थी। ठीक है, बकलो छावनी ये कहाँ है? चंबा जिले में कई बार क्वेश्चन आया हुआ, बकलो छावनी कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पे दोस्तों? हमारे पास बकलो छावनी ये है हमारे पास चंबा में। ठीक है, डलहौजी डलहौजी छावनी 1854 में डलहौजी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1854 में की थी डलहौजी में। ठीक है, और योल का ये भी को दोस्तों पूछ देते हैं, योल छावनी कहाँ पर है? क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा अजीब है। तो ये कहाँ है? ये भी कांगड़ा जिले में। ठीक है, और छावनी का दर्जा इसको 1942 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछते, पर ये पूछ देंगे योल छावनी कहाँ है? कांगड़ा जिले में। डलहौजी, ठीक है, डलहौजी में। ठीक है, बकलो चंबा में। ठीक है, दगशाई अपने सोलन में। ठीक है, कसौली सोलन में, सवाठू सोलन में। ठीक है, तो ऐतिहासिक तिथियां, इससे क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप इसका एक टेबल अपने पास बना ले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 550 में मैंने बोला था किस वंश की हुई थी, जहाँ पे हमारे पास नई शक्तियाँ उभरते आई थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने बताया था कब चंबा भी एक नई शक्ति उभरती हुई आई थी। तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की है दोस्तों? मारूवर्मन ने की है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको दोस्तों डेली पढ़े, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, चंबा रियासत की स्थापना किसने की है? मारूवर्मन ने की है। कहलूर रियासत की स्थापना कब हुई? 900 में हुई है, इतना डीप नहीं पूछते, पर किसने की है दोस्तों ये जरूर पूछते हैं, वीरचंद चंदेल ने की है। सुकेत राज्य की स्थापना किसने की है? वीरसेन ने की है। क्योंथल राज्य की स्थापना किसने की है? गिरिसेन ने की है। नूरपुर राज्य की स्थापना 1000 में हुई दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, किसने की है? जेठापाल, ये इंपॉर्टेंट है, जेठपाल ने की है। ठीक है, तो चंबा की किसने की है? मारूवर्मन। कहलूर की किसने की है? वीरचंद चंदेल। क्योंथल की किसने की है? गिरिसेन। नूरपुर की किसने की है दोस्तों? जेठपाल ने की है। नालागढ़ रियासत की स्थापना किसने की है? अजय चंद ने की है। कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की है? अभोज देव ने की है। ठीक है दोस्तों, सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की है? शुभंश प्रकाश ने की है। जसवान राज्य की स्थापना किसने की है? पूर्वचंद ने की है। तो जसवान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चंबा शहर की स्थापना, अब दोस्तों चंबा रियासत जब पूछा है, तो चंबा रियासत की स्थापना तो की है अपने मारूवर्मन ने, पर जब चंबा शहर की बात हुई कि चंबा शहर किसने बसाया था, शहर जैसा किसने बसाया था? वो बसाया था हमारे पास साहिल वर्मन ने। ठीक है, और मंडी रियासत की स्थापना किसने की है? बाणसेन ने की है। मंडी रियासत की स्थापना किसने की है? बाणसेन ने कर रखी है। ठीक है, गुलेर रियासत की हरिसेन ने। सिब्बा इम्पोर्टेंट नहीं है, शिवराम चंद ने की है।
तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं आपने कौन कौन से लर्न करने हैं। इसमें आपने लर्न करना है, एक चंबा रियासत की स्थापना किसने की है, चंबा इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहलूर इसमें इम्पोर्टेंट है, नूरपुर इसमें इम्पोर्टेंट है, नालागढ़ कुनिहार इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें चंबा शहर इसमें इम्पोर्टेंट है, मंडी मंडी इसमें इम्पोर्टेंट है, और गुलेर इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिरमौर इसमें इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। दत्तपुर राज्य की स्थापना किसने की थी, दत्तार चंद ने की थी, ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहांगीर ने कांगड़ा पर हमला कब किया था, जबकि ऑफिशियली वो जब कांगड़ा तो कांगड़ा का जहांगीर के नाम हुआ था, कब हुआ था, 1620 में हुआ था, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाहन शहर की स्थापना किसने की, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, करम प्रकाश ने की है दोस्तों। अब मंडी रियासत की स्थापना हमने यहाँ पढ़ा, मंडी रियासत की स्थापना किसने की है, बाणसेन ने की है। पर मंडी शहर की जब हम बात करेंगे तो मंडी शहर की स्थापना किसने की है, अजमेर सेन ने। ये दोस्तों ध्यान रखिए, शहर पूछा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही बिलासपुर की स्थापना किसने की थी, वीरचंद ने की थी, पर बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की है, दीपचंद ने की है, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की है, हामिरचंद ने की है, ठीक है। सुंदरनगर की शहर की स्थापना किसने की है, गरुड़ सेन ने की है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गरुड़ सेन ने की है। 1783 में क्या हुआ था दोस्तों, अभी अभी बताया मैंने, संसार चंद ने कांगड़ा अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी, 1809 में हुई थी। 1815 में कौन सी संधि हुई थी, सुगौली की संधि हुई थी। कौन सी हुई थी, सुगौली की संधि हुई थी, ठीक है, जो कि गोरखों और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है। शिमला शहर किसने बसाया दोस्तों, 1822 में, ये इंपॉर्टेंट है। शिमला शहर किसने बताया, 1828 में, ये बसाया मेजर कैनेडी ने। किसने बसाया, मेजर कैनेडी ने बसाया। और आप दोस्तों इसको रिवीजन जरूर करना, वरना इसे भूल जाते हैं, ठीक है। कुठाड़ की स्थापना किसने की, सूरज चंद ने की है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंथल राज्य की स्थापना गिरिसेन ने की है, ठीक है। जुब्बल करमचंद, ठीक है, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने पास लिख लो। अगर आप लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लो। जो जो मैंने आपको बताया इसमें, जैसे देखो शिमला वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि संसार चंद कांगड़ा किला पे कब आया था, ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी, और सुगौली की संधि कब हुई थी, ये तीनों इंपॉर्टेंट, और किस किस के बीच हुई थी, ठीक है। हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिलासपुर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नाहन, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ठीक है। ये चारों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम वीडियो के एंड में हमेशा करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होती है तो दिल वाला रिएक्ट जरूर करना, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने कम दिनों में आपको जीके सारी कंप्लीट करवानी है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो महमूद गजनबी के द्वारा कांगड़ा में कौन सा मंदिर लिखा दोस्तों, पहले तो कौन सा मंदिर नष्ट किया गया था, तो इसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और कब किया था, तो ये किया था 1009 में। तो कौन सा मंदिर किया था, ब्रिजेश्वरी मंदिर नष्ट किया था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और सांबर के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, मैंने आपको बताया था, वो 40 साल तक चला था, जिसमें किसकी हार हुई थी दोस्तों, किसकी हार हुई थी, ठीक है। तो किसकी हार हुई थी दोस्तों, सांबर की हार हुई थी, ठीक है। सांबर मर गया था उसमें। तो सांबर किस रियासत से था, सांबर किससे था दोस्तों, कोल से था, या कोल, या उसको हम कई बार किरात भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना था, ठीक है। कितने साल तक युद्ध चला था, 40 साल तक युद्ध चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1805 में अमर सिंह थापा संसार चंद को किस स्थान में हराया था, अमर सिंह थापा ने संसार चंद को कहाँ हराया था दोस्तों, तो महल मोरी में हराया था। कहाँ हराया था, महल मोरी में हराया था। और अब ये एरिया कहाँ है दोस्तों, हमीरपुर में ये एरिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नगरोट का किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहले मुस्लिम शासक ने नगरोट का किला किसने जीता दोस्तों, जहांगीर ने जीता था। और उसने उस किले के अंदर ना मस्जिद का निर्माण किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, मस्जिद का निर्माण किया था। तो किसने कब किसने किया था, वो भी जहांगीर ने किया था। तो जहांगीर इसका सही उत्तर होना था, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1815 में सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी, तो गोरखों और अंग्रेजों के बीच हुई थी, मतलब अमर सिंह थापा और किसके बीच हुई थी दोस्तों, दूसरी हुई थी हमारे पास डेविड ऑक्टरलनी के बीच हुई थी ये, ठीक है। तो अंग्रेजों और
अंग्रेजों और गोरखों के बीच यहाँ पे सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकलोल छावनी कहाँ पे? तो बकलोल छावनी कहाँ है दोस्तों? चंबा में है, ठीक है। चंबा रियासत के संस्थापक कौन है? मारूवर्मन है। रियासत पूछा दोस्तों, चंबा शहर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, चंबा शहर की स्थापना किसने की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1809 में ज्वालामुखी की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो ज्वालामुखी की संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1809 में हुई थी संसार, उसमें रणजीत सिंह ने शर्त रखी थी कि मेरे को किला दे दे तू अपना, ठीक है। तो रणजीत सिंह ने किला ले लिया था उसने, तो वहाँ पर गवर्नर उसने बिठाया था, कौन बनाया था? देसा सिंह मजीठिया बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नूरपुर का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो नूरपुर का पुराना नाम है धमेड़ी। धमेड़ी ड़ होना था यहाँ पे दोस्तों, धमेड़ी इसका पुराना नाम है, ठीक है। त्रिगत किस स्थान का प्राचीन नाम है? त्रिगत किसको बोला जाता है दोस्तों? कांगड़ा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कांगड़ा को बोला जाता है। त्रिगत किसको बोला जाता है? कांगड़ा को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1959 में दलाई लामा हमारे धर्मशाला में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चिन्मय तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है? तो चिन्मय तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है? यह है हमारे पास कांगड़ा में स्थित है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दिल ज़रूर रिएक्ट करें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आप क्वेश्चन की सीरीज़ भी हम आपको लेके आएंगे जीके की, पर आप क्वेश्चंस नहीं लर्न कर सकते। आप 600 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन नहीं लर्न कर सकते, आपको थोड़े बेसिक्स ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए हम ऐसी सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट में दिल ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।